चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की। जहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि शेयर मार्केट होता क्या है। ठीक है। मैं यहाँ ये सब बात नहीं करूँगा कि शेयर मार्केट शुरू कब हुआ, किसने शुरू किया, पहले कैसे काम होता था। मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाता हूँ। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट को मैं आज आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर मैं एक लैंड का एग्जांपल लूँगा। बेसिकली आप सभी को पता होगा कि हम ज़मीन कैसे खरीदते हैं। बेसिकली जब हम ज़मीन खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ज़मीन को खरीदते हैं प्लॉट्स के साइज़ में। ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा ज़मीन लेनी होती है तो हम गज में या स्क्वायर यार्ड्स में लेते हैं, या फिर हम बड़ी अगर ज़मीन लेते हैं तो 1 किला 2 किला इस तरीके से लेते हैं, या बीघा में लेते हैं हम ज़मीन। ठीक है। लेकिन कंपनीज़ में क्या होता है, बेसिकली ये बीघा ज़मीन जो बीघा होता है या किला या स्क्वायर यार्ड या गज नहीं होता है। बेसिकली उसके अंदर हम शेयर्स होते हैं, उनकी हिस्सेदारी हम खरीदते हैं, लेकिन उसको हम अलग नाम से पुकारते हैं, बुलाते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स और डिबेंचर्स में। ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे कि जैसे लैंड्स तो आपने क्या लिया, 50 गज का अगर एक प्लॉट ले लिया, आपको 100 गज की रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से आपने ले लिया। लेकिन कंपनीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, इक्विटीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे किसी इक्विटी की वैल्यू 10 रुपये होती है फेस वैल्यू, और वो प्रीमियम पे अगर बिकता है, तो अगर प्रीमियम के हिसाब से उसके ऊपर 50 रुपये प्रीमियम है, तो एक इक्विटी शेयर 60 रुपये का होता है। ठीक है। तो अब 60 रुपये के हिसाब से आपको आपकी जितनी वैल्यू आप खरीद सकते हो, उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके आपके पास शेयर्स वो आ जाते हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे बेसिकली कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। ठीक है। जब हम ज़मीन परचेज़ करते हैं बेसिकली, तो हमें क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, और आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट, जिसको हम रजिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम शेयर्स को ख़रीदते हैं और बेचते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, जो कि पहले मिलता था। ये सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है। ठीक है। वर्चुअल तरीके से डिजिटल फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे हम हमारे डीमेट अकाउंट से के थ्रू हम जो शेयर होते हैं उनकी सेल और परचेज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी आपको ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी और एसटीटी चार्जेस देने पड़ते हैं जब आप खरीदते और बेचते हो। जैसे आपको लैंड परचेज़ और सेल के टाइम पे, रजिस्ट्री के टाइम पे आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है गवर्नमेंट में। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जब डिफरेंस क्या है ज़मीन की खरीद में, परचेज़ में और सेल में। ठीक है। जब हम लोग ज़मीन, जो डिफरेंस क्या है एक्चुअल में ज़मीन में और शेयर में। ठीक है। तो जब हम ज़मीन शेयर परचेज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लेट्स अज्यूम इट कि हमने एक 50 गज का प्लॉट लिया, या 60 गज का प्लॉट लिया, या 70 गज का प्लॉट लिया। तो उसमें क्या होता है, एज़ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के, कि अगर आपने एक रेजिडेंशियल एरिया में प्लॉट लिया है, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको किस डिज़ाइन से बनाना चाहते हैं, कितने फ्लोर का बनाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है। ऐसे ही आपने अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया है, तो आपको उसका डिज़ाइन क्या रखना है, कितना बनाना है, अभी कितना नहीं बनाना है, ये सब प्लान आप अकेले कर सकते हो, बिकॉज आपके पास पूरी ओनरशिप होती है। लेकिन शेयर के केसेस में क्या होता है कि किसी भी कंपनी के अगर आपके पास 51% शेयर हैं, तभी आप ज़्यादातर डिसीजन, जो मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अदरवाइज़ जब आप शेयर खरीदते हैं, इक्विटी शेयर, तो आपके पास सिर्फ वोटिंग राइट आते हैं। कि लेट्स अज्यूम इट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कंपनी बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें न्यू प्लांट लगाना चाहिए। ठीक है। या हमें किस सीए को अपॉइंट करना चाहिए, या हमें बोल सकते हैं कि हमें नए प्रोडक्ट निकालने चाहिए। ठीक है। ये सब कंपनी प्लान करती है। ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे वोटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे वोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। कुछ डिसीजंस के लिए। तो जहाँ पे भी आपकी वोटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ सिर्फ आप जितने आपके पास शेयर हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप वोट कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि आपको यही काम करना है। ठीक है। होगा वो जो 51% लोग बोलेंगे, उनके अकॉर्डिंग ही वो काम होगा। ठीक है। नाउ अब हमें रिक्वायरमेंट होती है डीमेट अकाउंट की। ठीक है। जब हम परचेज़ करते हैं लैंड को, तो हमें कोई डीमेट अकाउंट या कोई अलग से अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ता है। नॉर्मली बस किसी के साथ भी, जिसके साथ भी जिसको ज़मीन लेनी होती है, उसके साथ बातचीत करते हैं और ज़मीन को बेच देते हैं। ठीक है। इस केस में हमारे पास जैसे बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है। और लेकिन जब हम शेयर को सेल परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ठीक है। जिसमें आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसकी बेसिस पे आप डीमेट अकाउंट खोलते हो। डीमेट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के पास जाके खुलवा सकते हो, जैसे कि ज़रोदा है, ग्रो है, कोटक है, एसबीआई कैप है। ऐसे आप किसी भी ब्रोकर के पास आप वो अकाउंट खोल सकते हो। तो बेसिकली ब्रोकर्स क्या करते हैं, ब्रोकर्स आपको आपको आपका जो मैसेज है उसको
ट्रांसफ़र करते हैं आगे स्टॉक एक्सचेंजेस को, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, वो आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिजिटल चीज़ों को, आपके मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए जो मीडियम है वो ब्रोकर होते हैं। बेसिकली वो मीडियम है, जैसे दलाल होता है ना। लैंड के केस में क्या होता है कि अगर आपको कोई ज़मीन बेचनी है, ठीक है, और किसी को ख़रीदनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके पास जैसे किसी दलाल के पास आपको मिल गया, ठीक है, तो या डीलर आप बोल सकते हो आजकल, ठीक है। तो वो डीलर क्या करेगा, आपका मैसेज सेलर के पास पहुंचाएगा और सेलर का मैसेज बायर के पास पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन डील एग्जीक्यूट कहाँ होगी, आपकी तहसील में, जो गवर्नमेंट ऑफिस होता है, ठीक है। सिमिलरली जब आप परचेज करते हो या सेल करते हो शेयर की, तो जो सेल कर रहा है या जो परचेज कर रहा है उसका जो मैसेज है, उन दोनों का मैसेज ब्रोकर, जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ तक कौन पहुँचाता है, जो ब्रोकरेज हाउस है या ब्रोकर जो होते हैं, जिन्हें जैसे ग्रो या जो भी मैंने नाम लिए, वो सब आपके मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं। अदरवाइज जो एग्जीक्यूशन होता है वो कहाँ होता है, स्टॉक एक्सचेंज की गाइडलाइंस के थ्रू होता है और स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि मार्केट जो होती है शेयर की और जो लैंड की, वो क्या होती है, जहाँ पे हम अपनी ज़मीन को बेचते या ख़रीदते हैं, और वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो होता है उसमें हम तहसील बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस होता है, वहाँ पे हमें जाना पड़ता है और कंप्लीट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे सेल और जो परचेज़ होती है वो एक्सचेंजेस पे होती है, ठीक है। और एक्सचेंजेस पे किसके थ्रू होती है, ब्रोकर्स के थ्रू होती है, जो मैंने अभी बताया, ठीक। अब इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि सेंसेक्स और निफ्टी होते हैं। बेसिकली सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियाँ होती हैं, निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज़ होती हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, ये इनकी मार्केट कैप के हिसाब से सेंसेक्स में लिस्ट होती है और निकलती रहती है टाइम टाइम पे, ठीक है। निफ्टी के अंदर भी ऐसा ही होता है बेसिकली, कि हम क्या करते हैं निफ्टी के अंदर कि एक सर्टेन लिमिट होती है सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर, कि आपका जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो शेयर है वो निफ्टी में आ जाता है, अदरवाइज़ निकल जाता है। मार्केट कैप कैसे बढ़ता है, जैसे कि क्या होता है कि अभी लैंड के अंदर अगर वैल्यू आपकी बढ़ रही है, 10 करोड़ की हो गई है, 10,000 करोड़ की हो गई है, ठीक है, तो ऐसे वैल्यू बढ़ रही है ना, और वो वैल्यू कैसे बढ़ती है, डिमांड के हिसाब से। सो ऐसी कंपनी के जब शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उनकी मार्केट कैप बढ़ जाती है, ठीक है। अब शेयर मार्केट में और लैंड में, दोनों में सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है। बेसिकली शेयर मार्केट में आपकी इनकम 2-3 तरीके से होती है। एक तो आपका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ता है, ठीक है। दूसरा आपको डिविडेंड मिलता है। तीसरा कंपनी कई बार क्या करती है, बोनस शेयर इशू करती है। मतलब जैसे आपके पास 50 शेयर है तो कंपनी क्या बोलती है कि हम आपको बोनस दे रहे हैं, दो शेयर पे एक शेयर, या 5 शेयर पे एक शेयर, या 10 शेयर पे एक शेयर। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जब आप लैंड खरीदते हो तो वहाँ पे अप्रिशिएशन आपका कैसे होता है कि ज़मीन की कीमत बढ़ती है, ठीक है। रेंटल इनकम आती है, लेकिन रेंटल इनकम कब आती है, जब आप एडिशनल एक्सपेंस करते हो, ठीक है। उसके बाद आपके जो एक्सपेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप शेयर मार्केट में जाते हो तो आपके ये मेंटेनेंस एक्सपेंस नहीं होते हैं, ठीक है। और क्योंकि आपने एडिशनल नहीं हुआ, ये आपका एक बार का इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम होता है, जबकि आपका जो लैंड के ऊपर होता है वो सिर्फ ज़्यादातर लैंड का प्राइस अप्रिशिएशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि शेयर के प्राइस और लैंड के प्राइस कैसे इंक्रीज़ होते हैं। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल, ठीक है। जैसे जैसे डिमांड आपके लैंड की बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे उसके प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है। लैंड की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है, मतलब किसी भी एरिया में अगर आपको ज़मीन लेनी है और वहाँ पे कम लोगों के पास कम ज़मीन है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है, ज़मीन कम है, तो प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली शेयर के साथ होता है। अब कंपनी ने क्या किया, अपने 20% शेयर बेचे, 10 लाख शेयर बेचे हैं। अब 10 लाख शेयर सभी लोगों ने ले लिए हैं, ठीक है। और अब होगा क्या कि शेयर है नहीं, लेकिन लोग उस कंपनी का शेयर लेना चाहते हैं, तो उसके प्राइस अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली प्राइस क्यों बढ़ता है, उसका रीज़न क्या है। बेसिकली लैंड के जो प्राइस होते हैं या डिक्रीज़ होते हैं वो बेसिस होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, पहली चीज़ जो मैंने बताया। और दूसरी चीज़ अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो कभी भी लैंड के प्राइस इसलिए बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई पॉलिसी ले आई कि यहाँ से अब मेट्रो जाएगी, ठीक है, या यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश की जाएगी, ठीक है, या कोई सर्विस सेक्टर आएगा, कोई रेल का कॉरिडोर बनता है, या इसको अनाउंस कर दिया जाता है कि एक एग्रीकल्चर है लेकिन अब ये रेजिडेंशियल के काम भी आ सकती है। तो उस बेसिस पे लोगों को लगता है कि यार अब इसका अप्रिशिएशन होगा क्योंकि इसके प्राइसेस बढ़ेंगे, तो ऐसे लैंड के प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है। वहीं शेयर के प्राइस जो हैं वो कब बढ़ते हैं, जब कंपनी क्या करती है, कंपनी की सेल बढ़ रही है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि एक टाइम पे कंपनी 10 लाख की शेयर सेल कर रही थी,
तो उसके पास 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा था। अब कंपनी ने 20 लाख की सेल की है तो उसके पास 4 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी सेल ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। इस बेसिस पे उनके प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि कंपनी, अब आप पूछोगे कि कंपनी जो है वो अपने जो शेयर हैं वो सेल क्यों करती है। जैसे ज़मीन लोग क्यों बेचते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे किसी के पास क्या होगा, एक किला ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन है, तो वो क्या करता है, कुछ बीघा अपना बेच देता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि जैसे किसी को कुछ बनाना है, ठीक है, तो वो क्या सोचता है कि ठीक है मैं कुछ हिस्सा ज़मीन का बेच देता हूँ, उससे जो पैसा आएगा मैं इसके ऊपर वो बिल्डिंग बना दूंगा रेंट के लिए, एंड देन वह मेरे पास रेंटल इनकम शुरू हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली कंपनी में क्या होता है कि एक बंदे की दुकान थी या कोई भी बिजनेस था, ठीक है, उसकी सेल 10 लाख रुपए होती थी। अब उसे लगता है कि यार मुझे ना अपनी सेल बढ़ानी है, तो वो क्या करता है, अपने रिलेटिव से पैसा ले लेता है, बैंक से पैसा ले लेता है, लेकिन एक दुकान और कर लेता है। अब उसे लगता है कि नहीं मुझे और बड़ा करना है, तो वो एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाता है, जहाँ पे उसे पैसा मिलता है अपनी कंपनीज के कुछ शेयर बेच के, ठीक है। अब वहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनकी एक लिमिट होती है, वो एक लिमिट तक पैसा देते हैं, ठीक है, 1 करोड़ या 50 लाख इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगर उसको लगता है कि नहीं अब मेरे को और बड़ा करना है, दूसरी सिटीज़ में जाना है, तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा ले सकता है, ठीक है। उनकी भी एक लिमिट होती है कि वो 100 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे, एक वेंचर कैपिटल की भी लिमिट होती है। उसके बाद 3 रीज़न, फिर उसके बाद अगर ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं शेयर मार्केट में आने की। कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में इसलिए लिस्ट करती है क्योंकि जिन लोगों ने पहले पैसा लगाया है, जो वो एंजल इन्वेस्टर हो या वेंचर कैपिटलिस्ट हो, उन्हें एग्जिट चाहिए होता है, ठीक है। वो चाहते हैं कि ठीक है अब हमने इस कंपनी में शेयर जो लगाया था, कि जैसे लेट से उन्होंने 10 लाख रुपए पे शेयर खरीदे थे, अब अगर कंटिन्यूसली उस कंपनी की सेल जो है वो बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है उनके शेयर प्राइस बढ़ गए होंगे। तो अब उन्हें लगता है कि ठीक है अब एक लेवल आ गया जहाँ पे हमें एग्जिट चाहिए और अब हमें इस कंपनी में नहीं रहना, अब हमें दूसरी जगह इन्वेस्ट करना है, ठीक है। प्लस कंपनी को एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के अलावा और पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है एक्सपेंशन के लिए। तो हमेशा आप जब भी कंपनी आती है तो आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी जो आईपीओ के थ्रू पैसा रेज कर रही है उसको वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को, एग्जिस्टिंग जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट देने के लिए वो शेयर मार्केट में आ रही है, या अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए आ रही है, या लोन की रीपेमेंट के लिए आ रही है, या बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए आ रही है। तो हमेशा ये चीज़ आप ध्यान में रखना, जब भी आईपीओ आता है नई कंपनी का, तो ये चीज़ ध्यान में रख के और फिर आपको कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और मैं आप लोगों के लिए और नेक्स्ट टाइम और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में समझ में आए। थैंक यू सो मच।